हेलो डियर स्टूडेंट्स। बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने परिवार पीवीआर स्टडी में। साथियों, जैसा कि आप सभी जानते हो, हम इस समय पढ़ रहे हैं कक्षा 6 की एनसीईआरटी मैथ और इसमें कुछ ही चैप्टर बचे हैं। तो आज हम चैप्टर नंबर 9 शुरू करेंगे, जिसका नाम है आंकड़ों का प्रबंधन। तो देखो यार, ये आंकड़ों का प्रबंधन क्या होता है, इसको कैसे हम समझेंगे, इसके बारे में हम आपको कुछ महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट पहले बता देते हैं, जिससे कि आप समझ जाएं बातों को। देखिए, आपने देखा होगा अक्सर रेलवे स्टेशन आप गए होंगे तो वहाँ पर सूची लगी होती है कि भैया कौन सी ट्रेन कितना बजे आएगी, कहाँ से कहाँ तक जाएगी। इसके अलावा आपने ये भी देखा होगा, अगर आप क्रिकेट के प्रेमी हैं भैया, क्रिकेट के खिलाड़ी हैं आप या फिर क्रिकेट के शौकीन हैं, तो आपके लिए ये भी इंटरेस्टेड हो सकता है कि कहीं ये लिस्ट बना के आपको दे दी जाए गेंदबाज का नाम और वो कितना ओवर खेला है, कितना ओवर मेडन किया और कितना रन दिया, कितने विकेट लिए। तो ये आप यहाँ से समझ सकते हो, ये आंकड़ों का प्रबंधन के अंतर्गत आता है। इसके अलावा अगर हम बात करें, जैसे कि आपने देखा होगा कि किसी स्कूल में मान लेते हैं एग्ज़ाम हो रहा है। अब उसमें बहुत तरह के बच्चे हैं, कुछ नर्सरी के हैं और प्राइमरी के हैं, एलकेजी यूकेजी या फिर ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन बड़े बड़े। तो उनमें अगर उनका हिसाब किताब रखना हो कि किस क्लास में या किस लेवल में कितने बच्चे हैं और वो कितने बॉयज़ हैं, कितने गर्ल्स हैं, कितने पास हैं, कितने फेल हैं, तो उसके लिए ये सब आंकड़ों का प्रबंधन ज़रूरी होता है। इसके लिए मतलब ये बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, ये बात आप समझ लो। जैसे आप देखते होंगे टाइम टेबल बनता है स्कूल में, है ना। टाइम टेबल बनता है कि किस दिन कौन सा सब्जेक्ट पढ़ाया जाएगा। जैसे सोमवार मंगलवार बुधवार को गणित पढ़ाई जाएगी तीसरे पीरियड में, फिर बृहस्पतिवार शुक्रवार शनिवार को भैया इस समय इंग्लिश पढ़ाई जाएगी। ऐसे आपने अगर बचपन में पढ़ा होगा छोटे स्कूलों में, तो आपको ये सब मालूम होगा। वैसे भी हम दिन प्रतिदिन इससे रूबरू होते रहते हैं। इसके अलावा अगर हम एक और लिस्ट की बात करें तो इस तरह से ये भी आपके काम आ सकती है कि मान लीजिए कोई चावल खाने में पसंद करता है और कोई केवल रोटी पसंद करता है, और कुछ ऐसे हैं जो चावल रोटी दोनों पसंद करते हैं। तो अगर इनका ग्राफ बनाना है, इनकी सारणी बनानी है और इन लोगों की जो संख्या है टोटल वो मान लीजिए है 40 है, तो इनको अलग अलग कैसे मैनेज करेंगे, इसके लिए भी हमें ये सारणी बनाना ज़रूरी है और हमें आंकड़ों का प्रबंधन सीखना होगा। जैसे मान लेते हैं कि आपके घर में या फिर आपके गांव में कुछ ऐसे लोग हैं जो केवल चावल खाना पसंद करते हैं, ठीक है। तो या फिर चलो इसको स्कूल ले लो, सबसे अच्छा रहेगा। तो भोजन में रुचि पहला कॉलम हो गया, विद्यार्थियों की संख्या। अब स्कूल में मिड डे मील बनता है, वैसे भी आप जानते हो यूपी से हो तो, है ना। तो विद्यार्थियों की संख्या कितनी है, ये बीच वाले कॉलम में। और फिर ये इसका सिंबल हो जाएगा, विद्यार्थियों की संख्या को लाइन से प्रदर्शित करेंगे, इधर टोटल नंबर हो जाएगा। तो देखो, केवल चावल पसंद कर रहे हैं 17 लोग, केवल रोटी पसंद कर रहे हैं 13 लोग, चावल और रोटी दोनों जो पसंद कर रहे हैं वो 20 लोग हैं। तो ये सारणी के अंतर्गत दिखा दिया गया। तो इस तरह से आसान है। अगर हम कहें कि यही इतनी जानकारी आप लिख के बताओ, जितनी है ना ये, तो इसको आप एक पैराग्राफ में पूरा लिखोगे, है ना, लिखोगे ना कि केवल चावल पसंद करने वाले लोगों की संख्या 17 है, जबकि रोटी पसंद करने वाले लोगों की संख्या 13 है, चावल और रोटी पसंद करने वालों की संख्या 20 है। तो इस तरह से ये थोड़ा गड़बड़ लगता देखने में और समझ में भी कम आएगा, दिमाग ज़्यादा लगाना पड़ेगा। लेकिन इस लिस्ट को देखने में ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है, सरासर आप समझ जाओगे भैया केवल चावल 17 लोग पसंद कर रहे हैं, केवल रोटी 13 लोग और रोटी और चावल दोनों 20 लोग पसंद कर रहे हैं। मतलब सारणी वाला जो नियम है ये आसान हो जाता है। बात समझ गए ना। और हाँ, इसमें थोड़ा सा आपको मुश्किल लग रहा होगा 17-12 इकट्ठा गिनने में। इसे आप 5-5 का ग्रुप बना लो तो इसमें आपको गिनने में और आसानी हो जाएगी। मतलब सारणी को छोटा कर लो। देखो, ये बहुत इंटरेस्टेड या बहुत मज़ेदार ये क्लास, ये चैप्टर नहीं है, क्योंकि ये समझने वाली चीज़ है। इसलिए आप थोड़ा दिमाग लगा के बैठोगे तभी ये समझ में आएगा, वरना ये समझ में नहीं आएगा। क्योंकि ये थोड़ा सा मतलब आपका लेवल जो है अच्छा करने में सहायता करेगा आपका, यानी कि आपको माइंड ज़्यादा थोड़ा सा लगाना पड़ेगा, बस, बाकी कोई बात नहीं है, ठीक है। तो आप इसे समझ गए होंगे। एक एग्जाम्पल आप समझ लो, यहाँ पर उदाहरण दिया गया है, उसको भी देख लो। दोपहर में भोजन योजना के लिए एक शिक्षक प्रत्येक विद्यार्थी के भोजन की रुचि जानना चाहता है। अभी तक तो मैंने आपको शॉर्ट में दिखा दिया था, विस्तृत दिखा रहा हूँ, ठीक है। कोई एक प्राइमरी स्कूल है जिसमें दोपहर का जो भोजन योजना है प्राइमरी स्कूल में, उसमें का एक शिक्षक बच्चों की भोजन की रुचि जानना चाहता है। शिक्षक इस सूचना को एकत्रित करने का कार्य मारिया नाम की लड़की को सौंपता है। मारिया इसे एक कागज़ और एक पेंसिल लेकर के करती है। भोजन की रुचियों को एक स्तंभ में लिखकर वो प्रत्येक विद्यार्थी की रुचि के लिए उस रुचि के सामने एक खड़ी लकीर खींच देती है। मतलब वो हर एक विद्यार्थी के पास जाती है
और पूछती है भैया तुम चावल खाओगे, मतलब केवल चावल पसंद करोगे या फिर केवल रोटी पसंद करोगे या चावल और रोटी दोनों पसंद करोगे। तो अगर विद्यार्थियों ने कहा कि भैया मैं केवल चावल पसंद करूँगा, तो केवल चावल के सामने वो एक खड़ी लाइन खींच दी, ठीक है। अगला कोई विद्यार्थी बोलता है मैं केवल रोटी खाऊंगा, तो उसके सामने एक खड़ी लाइन। और कोई बोलता नहीं मुझे एक ही से काम नहीं चलना, दोनों खाना मुझे, तो उसके सामने एक लाइन। इस तरह से मारिया ने क्या किया, ये लाइनें खींचा, 3 प्रकार के स्टूडेंट अलग अलग किए, क्योंकि वहाँ पे 3 प्रकार के स्टूडेंट की ज़रूरत अलग करने की थी कि कितने स्टूडेंट हैं जो केवल चावल खाएंगे, कितने हैं जो केवल रोटी खाएंगे और कितने हैं जो दोनों खाएंगे। तो इसको देख करके थोड़ा सा मुश्किल लग रहा था। मतलब ये अलग तो कर लिया मारिया ने, मतलब ये देखो लाइन, लेकिन ये देखने में यार कुछ समझ में नहीं आ रहा इसमें कि कितने लाइनें हैं, कैसे क्या है। ये एक में गुड़ गोबर लग रहा है, इतनी सारी लाइनें एक में गिनोगे टाइम लगेगा ना। तो इसे देख करके क्या हुआ, उपरोक्त सारणी को देखकर रमेश ने विद्यार्थी को गिनने की एक बेहतर विधि का सुझाव दिया। उसने मारिया से जो चिन्ह बनाए थे उसे 10-10 के समूह में व्यवस्थित करने को कहा। रमेश ने कहा ये जो एक में 17, 18, 25 खींचे हो, इसको एक में मत खींचो, इसको आप 10-10 के ग्रुप में बांट लो, गिनने में आसानी होगी ये। तो मारिया ने क्या किया, जो 17 लाइनें खींचा था केवल चावल के सामने, उसको 10 लाइन इकट्ठा कर लिया, बाकी जो बची उसको अलग कर लिया। उसी तरह रोटी वाले के सामने जो 13 लाइनें थे उसमें से 10 अलग कर लिया, बाकी जो बची अलग कर दिया। चावल और रोटी के सामने भी उसने क्या किया, ऐसे ही 10-10 कर दिया। लेकिन आप जानते हो दुनिया दिन प्रतिदिन विकसित हो रही है ना। पहले जो रस्सी से कुएं से पानी खींचा जाता था वो हैंडपंप से चलने लगा, मतलब अब हाथ भी ज़्यादा मेहनत नहीं करेंगे। उसके बाद लोगों को लगा नहीं यार इसमें भी काफ़ी मेहनत लग रही है, हैंडपंप चलाने में भी थोड़ा हाथ हिलाना पड़ता है, हैंडपंप अच्छा नहीं है, तो उसमें मोटर लगवा दिया, समरसेबल आप जानते होंगे, बटन दबाओ पानी बहेगा, 1 गिलास का काम है तो 10 बाल्टी बह जाएगा, मतलब समझ रहे हो। फिर वो भी मतलब एक प्रकार से क्या लगने लगा, हैंडपंप वाला जब मुश्किल लगने लगा तो इस पे आ गए। तो उसी तरह से क्या है, इंसान हर दिन चाहता है कि कितना हमें काम ना करना पड़े। जैसे पहले जो किक से बाइक स्टार्ट होती थी उसको लोगों ने क्या किया, बटन वाला लगा लिया, भैया बटन दबाओ चालू हो जाए, है ना। तो उसी क्रम में आए तो जो रमेश ने सुझाव दिया था, राजन ने कहा ये भी ठीक नहीं है, इसमें तो हमें 10-10 गिनना पड़ेगा, ये भी लंबा है, लफड़ा वाला है, इसको रहने दो, ये अच्छा नहीं है। अब इसको 5-5 में तोड़ लो। अब भैया राजन ने इसको क्या किया, जो रमेश ने 10-10 में तोड़ने को कहा था लाइनों को, 5-5 में करवा लिया, कहा इसे रहेगा तो बच्चे भी गिन लेंगे, बाकी 10-10 में लंबा हो जाएगा। अब 5-5 में टूट गया। अब क्या हुआ, अभी इतने में ही लोग शांत नहीं बैठे, अभी लोगों को लगा कि ऐसा अच्छा नहीं है। फिर शिक्षक ने सुझाव दिया, शिक्षक को नहीं रहा गया, तो उन्होंने कहा भैया चलो ठीक है, जो 5-5 खींचे हो ये तो ठीक है, लेकिन अभी भी ये कम अच्छा लग रहा है 5 गिनने में। आप एक काम करो, आप 5 लाइनों की जगह 4 लाइन खींचो, एक लाइन ऐसे तिरछा खींच दो, इससे चारों स्पष्ट दिखेंगी और एक तिरछा वाली मिला के 5 हो जाएगी। तो इस तरह से इसको क्या बनाया गया, इस तरह से इसको कुछ इस तरह से सारणी बना लिया गया। मतलब जहाँ पर आपने देखा होगा शुरू में पहले 17 लाइनें ऐसे ऐसे थी क में, वहाँ पर फाइनल का जो आंसर मिला सब लोगों के मिली भगत से, वो ऐसे मिला कि इसको देखो तो जान जाओ कि एक ग्रुप 5 का है। ये 5, 5, 10, 5, 15 और 2, 17, 5, 5, 10 और 3, 13, 5, 5, 10, 5, 15, 5, 20, मतलब समझ गए ना। तो ये आंकड़ों के प्रबंधन के अंतर्गत आता है। इस तरह से और भी आपको आंकड़े मिल जाएंगे स्कूल में, आपके घर में या कहीं भी, तो आप उसको इस तरह से प्रबंधन मतलब कर सकते हैं उसका। बात समझ गए ना। मुझे पता है कि आप सभी पीवीआर स्टडी ऐप में क्लास को ज्वाइन किए हुए हैं, इसलिए आप लोगों को ये चाहिए कि आप दिल लगा करके बहुत अच्छे से इन सभी सारणियों को बनाते भी जाएं, वीडियो को रोक करके, ठीक है, वीडियो को रोक करके बनाते जाएं, जिससे कि आपको जानकारी ये सब क्लियर होती जाए और आप अच्छे से पढ़ सकें। अब आगे अगर हम बात करें एक और एग्जाम्पल, देखो इसमें क्या कह रहा है, कह रहा है कि एक अलमारी में 5 खाने हैं, प्रत्येक खाने में पुस्तकें एक पंक्तिबद्ध रूप में रखी गई हैं। तो भैया ये 5 खाने इस तरह से हैं, इसमें 5 लाइनें हैं, जैसे अलमारी आपके घर में होंगी, आपने देखा होगा, है ना। तो एक ये जो चिन्ह बना है इसका मतलब एक किताब है, ये देखो 4 किताबें हैं ना, ये देखो यहाँ पे कितनी है, 5 किताबें हैं, तो इस तरह से रखी गई हैं। अब इसमें पूछा क्या जा रहा है, देखो इसमें क्वेश्चन पूछा जाएगा आपसे, कह रहा कि किस पंक्ति में सबसे संख्या सबसे अधिक है, किस पंक्ति में पुस्तकों की संख्या सबसे कम है, क्या ऐसी पंक्ति है जिसमें एक भी पुस्तक नहीं है। अब देखिए इसका जवाब आप आसानी से दे सकते हो ना। कह रहा है कि जो पंक्ति दी गई हैं इनमें सबसे ज़्यादा पुस्तक किस लाइन में है और किस में सबसे कम है, और कोई ऐसी भी अलमारी है जिस पे कोई पुस्तक ना हो।
तो ये सब आप क्या करेंगे, कैसे समझेंगे, ये सब आप इसी सारणी के माध्यम से ही समझ सकेंगे। मतलब कहने का ये है कि आपको दिमाग वही लगाना है जो अभी तक आपने लगाया है। अगर हम इसमें सबसे अधिक पुस्तक की बात करें तो आप देख पाओगे पंक्ति 4 में सबसे अधिक पुस्तक है ना, सबसे अधिक पुस्तक है कि नहीं, ये देखो। और सबसे कम की अगर बात करें, देखो इसमें केवल 2 ही पुस्तक है, मतलब पंक्ति 3 में सबसे कम पुस्तक है, पंक्ति 4 में सबसे ज़्यादा पुस्तक है। देखिए साथियों, आप लोगों का एक कन्फ्यूजन है कि वीडियो रुकता नहीं रुकता है, तो ऐप में थंबनेल आ जाता है ऊपर ना। देखिए आप यहाँ ऊपर टच करोगे, जस्ट ऊपर देखो एक निशान होगा गोला गोला, वहाँ स्पीड का ऑप्शन आएगा। देखो ऐसे लिखा होगा 2x, 1.7x, 1.5x, तो आप 2x कर लो। सॉरी 2x करोगे तो बहुत तेज़ चलने लगेगा। आप क्या करो 0.15 कर लो या फिर 0.175, जो भी है ऐसे कर लो, जिससे धीमे चलेगा वीडियो, एकदम धीमे धीमे चलेगा, तो आप साथ साथ में लिख भी सकोगे। ठीक है, बाकी हमारी कोशिश है ये जो वीडियो रोकने पे थंबनेल आ जाता है, ये भी अब समस्या लगभग दूर हो गई है, तो आप रोक करके भी लिख सकते हो फिलहाल। ठीक है, आगे बढ़ें फिर हम लोग। चलिए देखिए, इसी तरह एक और भी यहाँ पर एग्जाम्पल हम आपको दिखाएंगे। मतलब कहने का ये, बाकी आंकड़ों का प्रबंधन में बाकी कुछ है नहीं। ठीक है, सब कुछ लगभग हो गया है। अगला देखो क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि पिछले सप्ताह में 30 विद्यार्थियों द्वारा एक विशिष्ट कक्षा में उपस्थित रहने वाले विद्यार्थियों की संख्या निम्न चित्रलेखों द्वारा विस्तृत रूप से दर्शाई गई है। सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, ये सारे दिन दिए गए हैं, शुक्रवार, शनिवार। अब इसमें क्या करना है, इसमें देखो आपको हर एक दिन के आगे एक खोपड़ी दिख रही होगी इंसान की, दिख रही ना। मतलब अगर आप देखो तो सोमवार के आगे देखो ये 5 खोपड़ी दिख रही, और मंगलवार के आगे देखो तो 4 दिख रही, बुधवार 2, बृहस्पतिवार में कुछ नहीं है, शुक्रवार में 1 है। इसमें आपसे एक क्वेश्चन पूछा गया है, एक खोपड़ी मतलब एक अनुपस्थिति है। कह रहा कि किस दिन सबसे अधिक विद्यार्थी अनुपस्थित थे, किस दिन उपस्थिति पूर्ण रही, और इस सप्ताह में कुल अनुपस्थिति कितनी रही। बात समझ रहे हो ना। तो अगर इसमें देखा जाए किस दिन सबसे अधिक विद्यार्थी अनुपस्थित रहे, आप जानते हो सैटरडे संडे सब छुट्टी मनाते हैं, तो सबसे ज़्यादा अगर सिर का निशान, एक सिर का निशान मतलब एक अनुपस्थिति। ठीक है, इसमें देखो शनिवार को सबसे ज़्यादा है, दिख रहा है सबसे ज़्यादा ना। अगर इसे आप गिनोगे तो देखो 4 है, ये 4 कितना 8, मतलब शनिवार के दिन कुल 8 विद्यार्थी अनुपस्थित रहे, जबकि शुक्रवार को केवल 1 अनुपस्थित रहा, बृहस्पतिवार को कोई अनुपस्थित नहीं रहा, सब आए थे, बुधवार को केवल 2 अनुपस्थित थे, मंगलवार को इस तरह से 4 अनुपस्थित थे, और सोमवार को पहला दिन था तो सब सोते रह गए तो 5 अनुपस्थित हो गए। मतलब अगर कहा जाए कि किस दिन सबसे ज़्यादा अनुपस्थित थे, तो सबसे ज़्यादा अनुपस्थित छात्रों की संख्या 8 थी, जो कि शनिवार को थी, सैटरडे को थी। सबसे कम अनुपस्थिति की अगर संख्या देखें तो वो बुधवार को थी, है ना। और अगर कहा जाए किस दिन पूर्ण थी, मतलब कोई भी अनुपस्थिति नहीं थी, सभी उपस्थित थे, तो वो बृहस्पतिवार है। इस तरह से आप इस सारणी को देख करके और इसका जवाब आप फटाफट दे सकते हैं। तो ये होता है आंकड़ों के प्रबंधन में, बाकी इसमें कुछ है नहीं। आप कक्षा 6 की परीक्षा तो पास करने जा नहीं रहे हो, आपको सिर्फ और सिर्फ कॉन्सेप्ट समझना है, तो कॉन्सेप्ट आप समझ गए होंगे, है ना। अब एक क्वेश्चन नंबर चौथा है, इसको आप खुद से करना सभी। देखो अभ्यास भी इसी में हम करवाते हैं ना, इसको खुद से करना, बना लो कॉपी में, आप रोक करके वीडियो को, या फिर वैसे देख लो, वीडियो का स्पीड कम कर लो और बना लो फटाफट। कह रहा किसी मोहल्ले के व्यक्तियों द्वारा पसंद किए गए फ्रिजों के रंगों की सूचना निम्न चित्रों द्वारा दर्शाई गई है। नीले रंग का फ्रिज, नीले रंग का फ्रिज ये 5 लोगों ने पसंद किया है, और हरा रंग का फ्रिज 4 लोगों ने पसंद किया, जबकि लाल रंग भैया ज़्यादा चटक मटक होता है, इसको 6 लोगों ने पसंद किया। सफ़ेद रंग आप जानते हो गांव में मिट्टी का कारोबार ज़्यादा होता है, गंदा जल्दी हो जाता है, इसलिए सफ़ेद रंग को केवल 2 पसंद किया गया। हाँ, केवल 2 लोगों द्वारा, मतलब जहाँ चिन्ह बनाया गया 2 पसंद किया गया, जबकि इस एक चिन्ह का मतलब है 10 व्यक्ति। ठीक है, तो इस एक चिन्ह का मतलब 10 व्यक्ति है, इसका मतलब सफ़ेद रंग को 20 लोगों ने पसंद किया, 10 से गुणा करना है। इसमें देखो 5 है तो इसका मतलब इसको 50 लोगों ने पसंद किया, इसमें 4 है मतलब इसको 40 लोगों ने पसंद किया, और इसमें देखो 6 था मतलब 60 लोगों ने पसंद किया। यानी सबसे ज़्यादा रेड को 60 लोगों ने, वाइट को 20 लोगों ने, और नीला को 50, और फिर हरा को 40 लोगों ने पसंद किया।
अब इसमें अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि नीले रंग को पसंद करने वाले व्यक्तियों की संख्या कितनी है, तो भैया फटाफट आप बता दोगे नीले रंग की पसंद करने वाले व्यक्तियों की संख्या ऊपर मैंने आपको दिखा दिया है। कितनी है? 50 है ना 5 × 10 मतलब 50। लाल रंग को पसंद करने वाले लोगों की संख्या क्या हो जाएगी? मतलब आप वही गुणा कर दोगे जो भी दिया गया है। तो इस तरह से आप इसे समझ सकते हैं। आधा लाल रंग पसंद करने वाले व्यक्तियों की संख्या 55 है। हाँ देखो, जो मैंने लाल रंग वाला 60 कर दिया था यार, ये थोड़ा सा कंफ्यूज कर रहा था ना, क्योंकि ये देखो ये पूरा नहीं है। लाल रंग में देखो ये 5 पूरा है, ये आधा माना जाएगा। ये लास्ट वाला देखो थोड़ा अलग बना है ना, मतलब इसे ध्यान से देखो अगर आप, तो पांचों चित्र में अंतर है। ये देखो ये अलग पूरा बना, ये पूरा बना, ये आधा बना है। आधा मतलब अगर इस एक आकृति का मान 10 है तो ये आधा बना, इसका मतलब इसका मान 5 है। ठीक है, तो ये पाँचों का मान 50 हो जाएगा, इसका 5 मतलब 55 हो जाएगा। तो लाल रंग को 55 लोगों ने पसंद किया। कितनों ने किया? 55 ने किया। तो आप इन जानकारियों को साथ साथ में नोट करते चलो तो ज़्यादा अच्छा होगा, मज़ा भी आएगा और आप समझ भी जाओगे। इसी तरह से अगला एग्जाम्पल 5वां है, इसे भी आप कर लोगे और फिर अगर कोई आपके बुक का क्वेश्चन है तो आप उसे बड़े आराम से कर ले जाओगे, है ना? कर लोगे कि नहीं? इसमें अब आपको कोई भी हैरानी परेशानी नहीं होनी चाहिए, ईमानदारी से करोगे तो सब हो जाएगा। 5वां एग्जाम्पल घर से करना। कह रहा किसी स्कूल में एक सर्वेक्षण द्वारा ये पता लगाया गया कि प्रतिदिन स्कूल आने वाले विद्यार्थी यातायात के किस साधन का प्रयोग करते हैं। कक्षा 6 के 30 विद्यार्थी के साक्षात्कार किया गया, मतलब उनका इंटरव्यू लिया गया, उनसे पूछा गया और प्राप्त आंकड़ों यानी कि जो भी उनसे इन्फॉर्मेशन प्राप्त हुआ उसका एक लेखा चित्र के रूप में यहाँ पर दिखाया गया। भैया देखो आजकल ज़माना बदल रहा है, तो निजी कार से कितने लोग स्कूल आ रहे हैं? ना मम्मी को टाइम है ना पापा को टाइम है, तो निजी कार से स्कूल आने वाले बच्चों की संख्या बहुत कम है, मात्र कितना है? 4 विद्यार्थी हैं। सार्वजनिक बस से आ रहे हैं जो, उनकी संख्या कितनी है? 5 है। चूँकि ये कम सुरक्षित होता है, टाइम से पहुँचता नहीं सार्वजनिक बस, इस वजह से केवल 5 विद्यार्थी आ रहे हैं। स्कूल बस, जो कि हर एक स्कूल का अपना कोशिश होती है कि सभी बच्चे स्कूल बस का प्रयोग करें और उनकी भी कमाई होती रहे, तो सबसे ज़्यादा लोग बच्चे जो हैं स्कूल बस से आ रहे हैं। इसके अलावा कुछ बच्चे गांव देश के भी हैं, शैतान टाइप के, वो अपने साइकिल से आने में मस्त रहते हैं, तो 3 बच्चे साइकिल से भी आ रहे हैं। और कुछ ऐसे भी दबंग टाइप के हैं जो पैदल चलना पसंद करते हैं, तो भैया इसमें से देख लो आप, ये 7 बच्चे हैं जो पैदल दौड़ के चले आ रहे हैं। तो इतना ही नहीं करना था इसमें, ये तो आपको दिख ही रहा है। इसमें अब आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा जिसके लिए आप आंखें फैला के रेडी हो जाओ फटाफट। क्वेश्चन रेडी है, नीचे देखो, कह रहा कि निजी कार से आने वाले विद्यार्थियों की संख्या कितनी है? अधिकतम विद्यार्थी कितने हैं जो बस से आ रहे हैं? साइकिल का प्रयोग कितने विद्यार्थी कर रहे हैं? अन्य साधनों का प्रयोग कितने विद्यार्थी कर रहे हैं? तो ये सब आप इस तरह से निकाल सकते हो। बात समझ गए ना? तो ये तरीका है। बाकी इसमें और भी कुछ क्वेश्चन है, उनको भी आप कर सकते हो फिलहाल। तो आगे बढ़ें हम लोग, चलते रहें। चलिए, आप लोग बातों को समझते चलो तो ज़्यादा बेहतर होगा, बहुत मज़ा आएगा। ठीक है, समझते चलोगे तो अच्छा रहेगा। इसी तरह से एक और भी यहाँ पे क्वेश्चन है जिसको आप यहाँ पे देख सकते हो। यहाँ पे दिन है और दिन में घड़ियाँ बनाई गई हैं भैया। सोमवार के दिन देखो, इसमें एक घड़ी के चिन्ह का मतलब है 100 कलाई घड़ी। तो यहाँ देखो कितना है? 6 है ना, तो 6 का मतलब 600 कलाई घड़ी। मतलब इसमें सब में क्या करना, देखो जो आधी है ना, जो आधी है उसमें 50 इसका मतलब है। ये जो चिन्ह आधा है, आधा मतलब 50। तो अगर इसका पूरा निकालोगे, देखो 4 पूरा है, 5 पूरा है, 1 आधा है, मतलब 550। तो ये 550 घड़ियाँ, इसमें 600, इस तरह सबका अलग अलग निकालोगे तो नीचे आपसे क्वेश्चन पूछेगा किस दिन न्यूनतम कलाई घड़ी निर्मित की गई, किस दिन अधिकतम कलाई घड़ी निर्मित की गई, इस विशेष सप्ताह में निर्मित कलाई घड़ी की सन्निकट संख्या ज्ञात कीजिए। मतलब ये सब आपको बनाना है, समझ गए ना? तो इसे आप लोग खुद से कर लेना, वीडियो को पीछे आगे करके लिख लेना। इस तरह से देखो यार, अभ्यास में आ जाएं अगर हम प्रश्नावली में, तो कह रहा गणित के एक टेस्ट में 40 विद्यार्थी द्वारा निम्नलिखित अंक प्राप्त किए गए। इन अंकों को मिलान चिन्हों का प्रयोग करके एक सारणी के रूप में व्यवस्थित कीजिए। तो क्या कह रहा है? 40 विद्यार्थियों द्वारा निम्नलिखित अंक प्राप्त किए गए हैं। देखिए मैं अब आपको इसको बता देता हूँ कैसे आप करेंगे। क्वेश्चन कह रहा है गणित के टेस्ट में, आप इसको तो पढ़ ही लिए हो, 40 विद्यार्थी हैं जिनके अलग अलग नंबर हैं। कुछ विद्यार्थी कोई 8 नंबर पाया है, एक विद्यार्थी 1 नंबर पाया, एक 3 पाया, एक 7, एक 6, एक 5, एक विद्यार्थी और 5 नंबर पाया है, फिर एक 9 नंबर पाया, एक विद्यार्थी 6, फिर 6, 4, ऐसे ऐसे 40 विद्यार्थी हैं जो अलग अलग नंबर पाए हुए हैं।
तो कह रहा कि इनको सिस्टम से व्यवस्थित कीजिए। कैसे? इसके लिए मैं आपको तरीका बता देता हूँ। आप ऐसे कॉलम बनाओगे, यहाँ पे लिखोगे मार्क्स, ठीक है। चूँकि ये विद्यार्थी किए क्या किए हैं, टेस्ट में इन्होंने अंक अर्जित किए हैं ना, तो आप कॉलम बनाओगे। एक में अंक लिखोगे, एक में लिखोगे टैली चिन्ह, ठीक है। टैली चिन्ह तो आप सभी जानते हो ना, अभी मैंने बना के दिखाया था। और एक में लिखोगे छात्रों की संख्या। तो भैया चलो ऐसे बना लो 3, ठीक है। अब देखो, सबसे छोटा एक ना, एक अंक कितने विद्यार्थियों ने पाया है? यहाँ अगर देखो तो 1, 2 और कहीं है नहीं ना, मतलब विद्यार्थियों की संख्या, नंबर ऑफ स्टूडेंट कितना हो जाएगी? 2। यानी इस कॉलम में ये छात्रों की संख्या, इधर साइड में छात्रों की संख्या कितनी है? 2 है, जिन्होंने 1 अंक पाए हैं। टैली चिन्ह कैसे बनाओगे? टैली चिन्ह में केवल 2 लाइन खींचोगे। अगर ये 5 या 5 से अधिक होगी तभी इसमें ये बड़ी लाइन का प्रयोग होगा ऐसे। बाकी अगर 4 तक रहेगा तो ये 4 लाइन ऐसे खींचोगे सीधा सीधा। बात समझ रहे हो ना? इसी तरह से आप इसमें अंक में 2 लिखोगे। अब देखो 2 नंबर कितने स्टूडेंट पाए हैं? ये देखो 1। नीचे कहीं खोजते चलो भाई, 2 नंबर कहीं और कोई पाया है? यहाँ पे भी था एक ना, 2। और कहीं है 2 नंबर पाने वाले? नहीं ना। मतलब कहने का ये है, ये एक और है 3। और कहीं मिल रहा है? नहीं मिल रहा है। यानी कि 2 नंबर पाने वाले विद्यार्थी कितने हैं? 3। तो इसका विद्यार्थी कितने हैं? 3। तो टैली चिन्ह कैसे बनाओगे भाई? टैली चिन्ह कैसे बनाओगे? विद्यार्थियों की संख्या के आधार पर टैली चिन्ह बनता है। 3 के लिए 3 लाइन, मतलब ये 4 नहीं होगी, 3 ही लाइन रहेगी। तो इस तरह से आप बना लोगे जैसे अभी उधर साइड में देखे थे। अगर आप लोग कहेंगे तो हम इसको बना करके भी आपको रिप्रेजेंट कर देंगे, दिखा देंगे, उसमें कोई परेशानी नहीं है। तो भैया इस तरह से आप दूसरा भी कर लेना, पहला भी कर लेना, तीसरा भी कर लेना, जितने भी इसमें दिए गए हैं ये सब कर लेना। बहुत ही आसान है, इनको बस केवल और केवल चिन्ह बना करके सारणी के अंदर ला करके रखना है बस। बात समझ गए ना? तो फिलहाल आप लोग समझ गए होंगे। और इसमें देखो एक क्वेश्चन और भी पूछा गया है, इसको भी आप कर लोगे, उम्मीद है पूरा कर लोगे। देखो अभ्यास प्रश्न हम आपको देते हैं, हमने आपको स्टार्टिंग में कॉन्सेप्ट समझाया है। इसमें देखो चित्रालेख में 5 गांव में ट्रैक्टर की संख्या दिखाई गई है। एक चिन्ह मतलब एक ट्रैक्टर। गांव का नाम है ABCDE, ठीक है। क्वेश्चन आपसे नीचे पूछा गया है कि किस गांव में ट्रैक्टरों की संख्या न्यूनतम है, किस गांव में ट्रैक्टरों की संख्या अधिकतम है। न्यूनतम मतलब सबसे कम, अधिकतम मतलब सबसे अधिक। और गांव B और C में कितने ट्रैक्टर अधिक हैं? गांव C में गांव B से कितने ट्रैक्टर अधिक हैं? तो भैया गांव C में B से कितने अधिक हैं, दोनों का गिन लो। देखो C का गिनोगे तो ये हो जाएगा कितना? 3 3 6 2 8, और ये कितना है? 5 है। तो अगर C में 8 है, B में 5 है, तो घटा दो 3। कहने का मतलब C में गांव B से 3 ट्रैक्टर अधिक हैं। तो इस तरह से ये जोड़ घटाना हिसाब किताब कर लोगे, इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं। तो डाटा हैंडलिंग का ये जो कॉन्सेप्ट था पहला, वो हो गया है पूरा। आगे बढ़े हम साथियों। अगर आगे आप बढ़ते चलते हो, कोई भी एक्सरसाइज आप देख लो, 9.1 का कॉन्सेप्ट मैंने दिखा दिया, इसमें 4 अभ्यास है, ठीक है। NCERT बुक में 9.4 तक है। 9.4 में देखो तो यहाँ भी वही सिस्टम है। यहाँ कह रहा है कि एक स्कूल के 120 विद्यार्थियों का जो है यहाँ पे एक सारणी में दिखाया गया है। विद्यार्थियों का इस आशय से सर्वेक्षण किया गया कि वे खाली समय में किस क्रियाकलाप को करना पसंद करते हैं। यहाँ पर उनका जो है डाटा आपके लिए इकट्ठा किया गया है। कितने विद्यार्थी खेलना पसंद करते हैं? वो हैं 45। कहानी की पुस्तक पढ़ना पसंद करते हैं 30 विद्यार्थी। टीवी देखना पसंद करते हैं अगर देखें तो 20 हैं। और संगीत सुनना यानी म्यूजिक सुनना 10 विद्यार्थी हैं। और यहीं अगर पेंटिंग करना देखें तो सिर्फ 15 विद्यार्थी हैं जो पेंटिंग करना पसंद करते हैं। इस तरह से ये 120 विद्यार्थी का डेटा आपके सामने दिया गया है। इसमें पूछा क्या गया है? देखो इसमें पूछा गया है जो आपसे, वो नीचे क्वेश्चन आपसे मिल सकता है, उसे आप यहाँ नीचे देख लो फटाफट, ठीक है। क्वेश्चन देखो दूसरा भी है, तीसरा भी है। बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ पे आपको दिए गए हैं। इसमें नीचे देखो, पढ़ लेते हैं क्या कह रहा है। कह रहा है कि 1 इकाई लंबाई बराबर 5 विद्यार्थी का पैमाना लेकर एक दंड आरेख बनाइए। खेलने के अतिरिक्त कौन से क्रियाकलाप अधिकांश विद्यार्थी द्वारा पसंद किया जाता है? चलिए अब मैं आपको इसको थोड़ा सा इंग्लिश में दिखा देता हूँ, चूँकि कुछ स्टूडेंट इंग्लिश में भी देखना चाहते हैं, है ना। क्वेश्चन पढ़ते हैं ऊपर से। कह रहा अ सर्वे ऑफ 120 स्कूल स्टूडेंट वाज डन टू फाइंड विच एक्टिविटी दे प्रेफर टू डू इन देयर फ्री टाइम। प्रेफर्ड एक्टिविटी एंड नंबर ऑफ स्टूडेंट प्लेइंग 45, रीडिंग स्टोरी बुक्स 30, वाचिंग टीवी 20 और लिसनिंग म्यूजिक 10 एंड पेंटिंग 15। देखो इसका मतलब समझो।
क्या करने को कह रहा है, क्वेश्चन इंग्लिश में समझोगे ज़्यादा बेहतर होगा। कह रहा है ड्रा अ बार ग्राफ। देखो जो हिंदी में हो रहा था वो कुछ समझ में नहीं आ रहा था ना, लेकिन इसमें ड्रा अ बार ग्राफ कहने के बाद हमारे दिमाग में आ गया भैया बार ग्राफ ऐसे ऐसे बनता है ना। कह रहा ड्रा अ बार ग्राफ टू इलुस्ट्रेट द एबव डाटा टेकिंग स्केल। स्केल की यूनिट कह रहा है कि एक यूनिट लेंथ बराबर 5 स्टूडेंट मान करके इसको आपको बनाना है। तो चलो मैं बना के दिखाता हूँ। देखो आपका ग्राफ कुछ इस तरह से बनेगा। कैसे, मतलब एक एक पॉइंट समझते चलना। इधर साइड में 5 5 हमने क्या लिखा है, अंतराल पे नंबर लिखा है, नंबर ऑफ स्टूडेंट 5 5 10 5 15 5 20 25 ऐसे 45 तक। चूँकि सबसे ज़्यादा जो स्टूडेंट थे वो 45 थे जो कि खेलना पसंद करते थे, इससे ज़्यादा कोई है नहीं, तो 45 तक ही हमें लिखना है। यहाँ एक यूनिट लेंथ बराबर 5 स्टूडेंट माना गया है, ठीक है, इसलिए 5 5 का अंतराल है। तो साथियों प्लेइंग, हम इसको जो भी एक्टिविटी रहेगी उसको अलग अलग लिख देंगे। देखो जैसे प्लेइंग हो गया, रीडिंग हो गया, वाचिंग टीवी, लिसनिंग म्यूजिक, पेंटिंग, तो उसके ऊपर अब हम उसकी काउंटिंग करेंगे। जैसे प्लेइंग 45 स्टूडेंट हैं तो हम इसको काउंटिंग करेंगे। देखो 5, फिर ये 10, 15, 20, 25, 30, 35 ऐसे ऐसे, तो यहाँ तक आ रहा है, ये यहाँ तक आ रहा है 45। तो हम इसको यहाँ से ड्रा करेंगे और ऐसे बना देंगे, मतलब सबसे बड़ा ग्राफ हमारा 45 आ रहा है जो कि प्लेइंग वाले स्टूडेंट का है। दूसरा नंबर पर रीडिंग है, स्टोरी बुक जो रीड करते हैं वो 30 है, तो 30 यहीं तक रहेगा, तो इसका ग्राफ हमारा यहाँ से चलेगा, इतना बड़ा रहेगा, है ना। इसको बस ऐसे बना देना, बाकी कुछ नहीं करना है। अगला टीवी देखना पसंद करते हैं 20 स्टूडेंट, तो इनका भी ऐसे बना देंगे 20, है ना। उसके बाद 10 क्या करते हैं भैया, 10 स्टूडेंट हैं जो गाने के शौकीन हैं, आशिकी वाले हैं, तो इनको ये गाने वाले में ऐसे बना देंगे। कहने का मतलब आप समझ गए होंगे हमारा मतलब, है ना। तो इस तरह से 120 स्टूडेंट का ये डाटा आप एक ग्राफ के अंदर दिखा सकते हो। लेकिन अगर आपको ऐसे ये डाटा वाटा ना बनाना है, ऐसे लिखना पड़े कि भैया 45 स्टूडेंट जो हैं वो खेलना पसंद करते हैं, 30 जो है वो स्टोरी बुक पढ़ना पसंद करते हैं, 20 टीवी देखना, 10 गाना सुनना और 15 पेंट करना, भैया पेंटिंग करना, मतलब चित्र वगैरह बनाना, तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा। उसको आप ऐसे लिखोगे, कुल 45 विद्यार्थी खेलना पसंद करते हैं, जबकि 30 विद्यार्थी किताब पढ़ना पसंद करते हैं, और टीवी देखने वाले विद्यार्थियों की संख्या 20 है। इस तरह म्यूजिक सुनने वाले विद्यार्थी 10 हैं और पेंटिंग पसंद करने वाले 15 हैं। ऐसे लीपा पोती करोगे 5 लाइन में, जो कोई देखेगा उसमें बहुत दिमाग लगाना पड़ेगा, तब वो समझ पाएगा कि आप कहना क्या चाहते हो। लेकिन अगर आपने इस ग्राफ को बना दिया तो भैया ये प्रोफेशनल माना जाता है, और इसको देख करके कोई एक नज़र में समझ जाएगा कि इसका मतलब क्या है। फटाफट देखा उसने प्लेइंग की लाइन 45 है, इसका मतलब वो जान जाएगा 45 विद्यार्थी खेलने वाले हैं। ये लाइन कॉलम देखेगा, समझ जाएगा कि स्टोरी बुक रीड करने वाले 30 हैं। मतलब एक एक सेकंड में बातें समझ में आ जाएंगी, इसलिए मॉडर्न ज़माने में इसका प्रयोग किया जाता है ग्राफ वगैरह का। बात समझ गए ना। तो ये आपको अलग अलग कॉन्सेप्ट वाले जो भी एक्सरसाइज है मैं आपको सब बता दूंगा कॉन्सेप्ट। चलिए चैप्टर 9.3 में आपको दिखा देते हैं कुछ क्वेश्चन। देखो हिंदी इंग्लिश दोनों में दिखाएंगे, भागना नहीं, मैं सारा मतलब भी बता रहा हूँ, इंग्लिश में भले है लेकिन इसको आपको हिंदी में भी तो बताया जा रहा है ना। ये 9.3 है, इसका क्वेश्चन देखो, ये जस्ट जो मैं बताया उसी का उल्टा है। इसमें ग्राफ दिया रहेगा, आपको डाटा बताना होगा। जैसे देखो कह रहा है द बार ग्राफ गिवन बिलो शो द अमाउंट ऑफ वीट परचेज बाय गवर्नमेंट ड्यूरिंग ईयर 98, मतलब 1998 से लेकर के 2002 तक। देखो यार गवर्नमेंट बहुत सारी कोशिशें करती हैं लेकिन उनकी कोशिशें सब बेकार जाती हैं। इस समय आपने देखा होगा, मैं थोड़ी सी बात कर लेता हूँ 2020 की। सरकार ने बहुत सा टारगेट बनाया है, किसान रथ ऐप वगैरह भी लॉन्च किया है, लेकिन किसानों की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। क्योंकि जो गेहूँ बिक रहा है ना उसका पेमेंट नहीं मिल रहा, किसानों को परेशान है, न्यूज़ में आप देख सकते हो, कभी कभी दिखा दिया जाता है, बाकी ये सब मुद्दा नहीं उठाया जाता है ना। तो फिलहाल ये सब अपनी जगह, चलिए बात करते हैं मेन। ये हमारे पास ग्राफ है, ग्राफ में दिखाया गया है कि 1998 में कितने कुंटल जो है वो गेहूं परचेज किया गया था सरकार के द्वारा। 1999 में कितने कुंटल खरीदा गया था सरकार के द्वारा। 2002, 2001 और 2002 में कितना खरीदा गया। नीचे इसी के आधार पे आपसे क्वेश्चन पूछा गया, पहले क्वेश्चन समझ लो। कह रहा है इन विच ईयर वाज द वीट प्रोडक्शन मैक्सिमम एंड इन विच ईयर वाज द वीट प्रोडक्शन मिनिमम। मतलब किस साल गेहूं का उत्पादन सबसे अधिक हुआ था, या फिर सरकार ने ज़्यादा गेहूं खरीदा था सबसे अधिक, और किस साल सबसे कम। तो ये ग्राफ की जो डंडी है ना, इसको देख के आप बता सकते हो, जो सबसे बड़ी डंडी है इसका मतलब उस साल सबसे ज़्यादा खरीदा गया था या सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन हुआ था, वो है 2002। मतलब सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन या सबसे ज़्यादा खरीदारी हुई थी 2002 में।
सबसे कम मतलब सबसे छोटी डंडी ये है, ये 1998 में, यानी 1998 में सबसे कम प्रोडक्शन हुआ था वीट का, गेहूं का, और सबसे कम खरीदारी सरकार के द्वारा की गई थी। तो बस इस क्वेश्चन का आंसर फटाफट आपके मतलब देखते मान तुरंत आ गया। इस तरह से आप इन सभी क्वेश्चन को समझ सकते हैं और इन्हें कर भी सकते हैं। एक क्वेश्चन और भी आपके सामने है, इसको भी आप देख लो ज़रा ध्यान से नज़र से, और इसको आप खुद से करके बता देना फटाफट। बता दोगे ना, हो जाएगा, कोई मुश्किल नहीं है। देखिए, हिंदी इंग्लिश से भागना नहीं, दोनों लैंग्वेज में हम आपको क्वेश्चन दिखाते हैं। हमारी कोशिश होती है कि आपको दोनों लैंग्वेज में क्वेश्चन दिखाया जाए, मतलब किसी एक विशेष लैंग्वेज वाले हारे ना। ठीक है, अगर कोई आपको क्वेश्चन करना है, क्लास से संबंधित कोई इंक्वायरी लेना है, तो आप इन नंबरों पे फ़ोन कॉल कर सकते हैं या व्हाट्सअप कर सकते हैं हमें किसी भी समय। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। अगर आप इसे डेमो के रूप में यूट्यूब पे देख रहे हैं, फेसबुक पे देख रहे हैं, तो पेज को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, पीवीआर स्टडी को जरूर लाइक और सब्सक्राइब करें। और हाँ, अगर आप इसे ऐप में देख रहे हैं तो नोट्स अवश्य बनाएं और ईमानदारी से पढ़ें, रेगुलर 2 घंटे 3 घंटे पढ़ें, जिससे कि आपका कोर्स ख़त्म हो जाए और आप एक लिमिटेड टाइम में कंप्लीट कोर्स ले सकें, ख़त्म कर सकें, पढ़ सकें, जिससे कि आपको ये ना लगे कि यार मैंने तो कोर्स लिया था और मेरा सब लॉस हो गया। ठीक है, तो अगर कोई इंक्वायरी है, कोई भी क्वेश्चन है, तो आप निसंकोच हमें फ़ोन करके बताइए। जय हिंद।